अब देखो, हम ये चर्चा कर रहे थे कि भाई गरीबी पे हमने कहा था कि गरीबी का संबंध किससे है? वंचन से है। और वंचन का मतलब मैंने कहा था कि जब कोई व्यक्ति क्या है, जब हमने कहा था जब कोई व्यक्ति रोटी, कपड़ा और मकान जैसी मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित है तो उस स्थिति को हम क्या कहते हैं? गरीबी कहते हैं। लेकिन मैंने कहा था कि यूएनडीपी ने गरीबी को, जो यूनाइटेड डेवलपमेंट प्रोग्राम है, यूएनडीपी ने गरीबी को दो रूपों में परिभाषित किया है। और दो रूपों में, एक उसने कहा है, एक को उसने कहा है आई गरीबी, और दूसरी गरीबी को उसने कहा है कि कौन सी गरीबी है? मानव गरीबी। दो प्रकार की गरीबी का उसने जिक्र किया, एक आई गरीबी का जिक्र किया है और एक मानव गरीबी का जिक्र किया। यहाँ आई गरीबी का मतलब उसने कहा है, यूएनडीपी ने कहा है कि यदि किसी व्यक्ति को रोटी, कपड़ा, मकान की पूर्ति नहीं हो रही है, यानी कोई व्यक्ति इतनी इनकम प्राप्त नहीं कर रहा है, कोई व्यक्ति इतना पैसा जो है कि फंड प्राप्त नहीं कर रहा है, कोई व्यक्ति इतनी इनकम प्राप्त नहीं कर रहा है कि वह अपनी मूलभूत आवश्यकताओं जैसे रोटी, कपड़ा और मकान की पूर्ति न कर पा रहा है, तो हम कहेंगे कि यूएनडीपी के अनुसार कि वह व्यक्ति क्या है? आय रूप में गरीब है, इनकम के आधार पर गरीब है। भाई अगर कोई व्यक्ति न तो उसको रोटी मिल रही है, न उसको कपड़ा मिल रहा है, न उसको मकान मिल रहा है, इसका मतलब उसकी इतनी इनकम नहीं है कि वो इन तीन मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करे, तो इसका मतलब वो व्यक्ति कैसा है? वो इनकम के आधार पर गरीब है। यूएनडीपी ने उसको आय गरीब कहा है। और मानव गरीब का मतलब हुआ कि यदि किसी व्यक्ति को क्या नहीं मिल रहा है, अगर किसी व्यक्ति को अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है, किसी व्यक्ति को अगर अच्छा स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, और अगर किसी व्यक्ति को स्वास्थ्य सुविधाओं के अतिरिक्त अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल रही है, और किसी व्यक्ति को यदि क्या नहीं मिल रहा है, अगर अच्छी जीवन प्रत्याशा ठीक नहीं है, क्या नहीं है, या दीर्घ आयुता उसको प्राप्त नहीं हो रही है, यदि व्यक्ति को दीर्घ आयुता नहीं मिल रही है, तो यूएनडीपी ने कहा कि वह व्यक्ति क्या कहलाएगा? मानव गरीब कहलाएगा। मानव गरीबी का मतलब है कि एक ठीक ठाक जीवन जीने से संबंधित। मानव गरीबी का संबंध किससे है? एक ठीक ठाक जीवन जीने से संबंधित। मतलब कि उसको, अगर आपके पास रोटी, कपड़ा, मकान तो है, तो इसका मतलब आप आय आधार पर गरीब नहीं हैं। लेकिन यदि आपके पास अच्छी शिक्षा नहीं है, यदि आपके पास बेहतर स्वास्थ्य नहीं है, यदि आपको दीर्घ आयुता प्राप्त नहीं हो रही है, तो इसका मतलब आप किस आधार पर गरीब हो? आप मानव गरीब हो। ये किसने कहा है? यूएनडीपी ने कहा है। तो इसको कहा जाता है कि भाई यूएनडीपी ने गरीबी को कितने प्रकार से परिभाषित किया है? तो यूएनडीपी ने गरीबी को कितने प्रकार से परिभाषित किया है? दो प्रकार से, दो रूपों में परिभाषित किया है। अब देखो, हमने कल चर्चा करी थी कि भाई जो ये गरीबी है, गरीबी हमने ये कहा था कि गरीबी जो है कि दो प्रकार की होती है, और गरीबी विश्व के प्रत्येक देश में पाई जाती है, बशर्ते चाहे वो विकसित देश हो चाहे विकासशील देश हो, हर देश में गरीबी पाई जाती है। गरीबी हर जगह पाई जाती है, हर देश में पाई जाती है। फिर चाहे वो विकसित कंट्री यूएसए ही क्यों न है, जापान ही क्यों न है, जर्मनी ही क्यों न है, हर जगह क्या पाई जाती है? गरीबी पाई जाती है। फिर चाहे वो विकासशील देश, भारत, चाइना खैर अब विकसित कंट्री की श्रेणी में आ गया है ना, ब्राजील हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश, ये सब विकासशील देश हैं। फिर चाहे ये देश ही क्यों न है, गरीबी इनमें भी पाई जाती है। लेकिन दोनों टाइप के देशों में गरीबी का स्वरूप भिन्न भिन्न होता है। विकसित देशों में जाओगे तो वहां पे कोई एक्चुअल गरीब नहीं होता, कोई वास्तविक गरीब नहीं होता है। यानी वहां कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा कि भाई रोटी नहीं है, कपड़ा नहीं है, मकान नहीं है। इन मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति
विकसित देशों में हर व्यक्ति की हो जाती है। यूएसए में किसी व्यक्ति, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा कि भाई रोटी, कपड़ा, मकान की कमी से जूझ रहा है। या जापान में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा कि रोटी, कपड़ा, मकान की कमी से जूझ रहा है। इसीलिए उनको कहते हैं विकसित देश हैं। ये इतना विकास कर चुके हैं कि वो अपने व्यक्ति के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने नागरिकों के लिए रोटी, कपड़ा, मकान की पूर्ति हर स्थिति में कर सकते हैं। ठीक है, तो वहां वास्तविक गरीबी नहीं पाई जाती है। वहां जो गरीबी पाई जाती है वो तुलनात्मक गरीबी होती है। कैसी गरीबी होती है? तुलनात्मक। इसलिए इस गरीबी को तुलनात्मक या इसको कहा जाता है सापेक्षिक गरीबी। इसको क्या कहा जाता है? सापेक्ष गरीबी या सापेक्षिक गरीबी। इसको सापेक्ष गरीबी लिख सकते हैं। ठीक है ना। कैसी गरीबी पाई जाती है? यहाँ पे सापेक्ष गरीबी पाई जाती है। दूसरे टाइप के जो देश होते हैं, जैसे हम विकासशील देशों की बात करते हैं, भारत, बांग्लादेश, भूटान, पाकिस्तान, चाइना, ब्राजील, ये सब विकासशील देश हैं। इन देशों में जो गरीबी पाई जाती है वो वास्तविक गरीबी होती है। और वास्तविक गरीबी का मतलब क्या हो गया कि व्यक्ति अपनी रोटी, कपड़ा, मकान, इन मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही जूझ रहा होता है। वो इनकी पूर्ति करने में भी असमर्थ होता है। इसलिए इस गरीबी को कहा जाता है कि ये कौन सी गरीबी है? निरपेक्ष गरीबी है। निरपेक्ष गरीबी है। ये जो सापेक्ष गरीबी है ये कहाँ पे पाई जाती है? विकसित देशों में ही पाई जाती है। और जो ये निरपेक्ष गरीबी है ये कहाँ पे पाई जाती है? विकासशील देशों में पाई जाती है। इस गरीबी की विशेषता है कि इसे समाप्त किया जा सकता है। समाप्त किया जा सकता है। और जो सापेक्ष गरीबी होती है इसे समाप्त नहीं किया जा सकता है। समाप्त नहीं किया जा सकता है। क्या नहीं किया जा सकता है? समाप्त नहीं किया जा सकता। किस गरीबी को समाप्त नहीं किया जाता है? सापेक्ष गरीबी को समाप्त नहीं किया जा सकता। निरपेक्ष गरीबी को समाप्त किया जा सकता है। यदि आपके पास रोटी, कपड़ा, मकान नहीं है, जिस दिन आपको ये पूर्ति हो जाएगी उस दिन निरपेक्ष गरीबी क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। सापेक्ष गरीबी का मतलब होता है कि तुलनात्मक गरीबी है और तुलनात्मक गरीबी को कभी समाप्त नहीं किया जा सकता है। देखते हैं कि भाई सापेक्ष गरीबी किसको कहते हैं। सपोज देख लीजिए, देखो किसी समाज के हमने 5 से 10% लोगों को लिया, 5 से 10% लोगों को लिया, और ये वो लोग हैं जिनकी इनकम सपोज मान लीजिए 10 लाख रुपए प्रति माह है। कितनी क्या है इनकी इनकम? 10 लाख रुपए प्रति माह। किसी समाज के हमने 5 से 10% उन लोगों को लिया जो उस समाज में सबसे ज्यादा कमाते हैं। क्या कहा मैंने? किसी समाज के हमने कितने परसेंट, 5 से 10% उन लोगों को लिया जो उस समाज में सबसे ज्यादा कमाते हैं। जो उस समाज में क्या करते हैं? सबसे ज्यादा कमाते हैं। और अज्यूम कर लिया हमने कि उनकी जो मंथली इनकम है वो कितनी है? 10 लाख रुपए प्रति माह है। ठीक, उसी समाज के हमने 5 से 10% उन लोगों को लिया, 5 से 10% उन लोगों को लिया, उन लोगों को लिया जिनकी इनकम 1 लाख रुपए प्रति माह है। जिनकी इनकम क्या है? 1 लाख प्रति माह है। यानी 5 से 10% उस समाज के हमने उन लोगों को लिया जो सबसे कम कमाते हैं। क्या कहा मैंने? कि उसी समाज के हमने 5 से 10% उन लोगों को लिया जो क्या करते हैं? जो उस समाज में सबसे कम कमाते हैं। और सबसे कम कितना कमा रहे हैं? वो 1 महीने में 1 लाख। बाकी कुछ लोग ऐसे थे 10%
20% लोग ऐसे थे जो 1 लाख से 2 लाख कमाते थे, फिर 10% लोग ऐसे थे जो 3 लाख कमाते थे, 20% लोग ऐसे थे जो कमाते थे 5 लाख, 10% लोग ऐसे थे जो कमाते थे 6 लाख, है ना। सबसे कम 5 से 10% लोग कितना कमा रहे हैं? 1 लाख। यही सबसे कम कमाने वाले लोग हैं उस समाज के। और उस समाज के सबसे अधिक कमाने वाले लोगों का जो प्रतिशत है वो कितना है? 5 से 10%। और वो एक माह में कितनी इनकम है उनकी? 10 लाख रुपए है। अब अज्यूम कर लीजिए कि 10 लाख कमाने वाला क्या गरीब है? हाँ या ना? नहीं है। 10 लाख को किनारे कर लो। अब सोचो, क्या 1 लाख रुपए कमाने वाला गरीब है? हाँ या ना? नहीं है। लेकिन अब ये सोचो कि जब 10 लाख रुपए कमाने वाले के सामने 1 लाख रुपए कमाने वाला आएगा तो 1 लाख रुपए कमाने वाला क्या कहेगा? साहब हम तो गरीब आदमी हैं। हाँ या ना? ये तो कहेगा। स्वतंत्र रूप से अलग अलग दोनों को छोड़ दो तो न 10 लाख कमाने वाला गरीब है, न 1 लाख कमाने वाला गरीब है। हाँ या ना? लेकिन जब तुलना होगी तो 1 लाख रुपए कमाने वाला क्या है? 10 लाख रुपए महीना कमाने वाले की तुलना में गरीब है। हाँ या ना? तो बस विकसित देशों में ऐसी ही गरीबी पाई जाती है। इसको कहते हैं तुलनात्मक गरीबी या सापेक्ष गरीबी। समझिए। और इस गरीबी को समाप्त किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। एलन मस्क, है ना, पहले 1 लाख करोड़ तक पहुंचा, 2 लाख करोड़ पहुंचा, 3 लाख करोड़ पहुंचा, वो पहुंच ही रहा है। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो पहले 1 लाख रुपए कमाते थे, फिर 2 लाख हुए, फिर 3 लाख हुए, फिर 10 लाख। लेकिन ये दायरा जो है कि कभी समाप्त नहीं हो सकता है, बढ़ता रहता है। तो सापेक्ष गरीबी को कभी समाप्त नहीं किया जा सकता है। सापेक्ष गरीबी वो गरीबी है जो हमेशा बरकरार रहेगी। लेकिन इस गरीबी में वास्तविक गरीब नहीं होते हैं। यानी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो रही है। समझ गए? दूसरे टाइप की जो गरीबी है इसको कहते हैं निरपेक्ष गरीबी। लेकिन निरपेक्ष गरीबी जानने से पहले हमें ये जानना है कि भाई जो ये सापेक्ष गरीबी है, इस सापेक्ष गरीबी को मापने की विधि क्या है। ठीक है ना? ठीक है, देखो सापेक्ष गरीबी को मापने की विधियां। तो सापेक्ष गरीबी को मापने की 2 विधियां हैं। एक विधि को कहा जाता है लॉरेंज वक्र। पहली विधि को क्या कहा जाता है? लॉरेंज वक्र। और दूसरी विधि को कहा जाता है गिनी गुणांक। 2 तरीके से इसको माप सकते हैं। एक कौन सा है? लॉरेंज वक्र। और दूसरा कौन सा हो गया? गिनी गुणांक। लॉरेंज वक्र 1905 ईस्वी में 1905 में एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे, मैक्स ओ लॉरेंज। तो इस लॉरेंज वक्र का प्रतिपादन 1905 में मैक्स ओ लॉरेंज ने किया था। किसने किया था? मैक्स ओ लॉरेंज ने इसका प्रतिपादन किया था। ठीक है ना? और जो ये गिनी गुणांक है 1912 में 1912 में इटली के एक सांख्यिकीविद थे। सांख्यिकीविद का मतलब क्या हुआ? जो स्टैटिक्स का जानकार होता है। इटली के रहने वाले थे एक सांख्यिकीविद। 1912 में इनका नाम था कोरेडो गिनी। क्या नाम था? कोरेडो गिनी। तो इटली के सांख्यिकीविद कोरेडो गिनी ने 1912 में इस गिनी गुणांक का प्रतिपादन किया था गरीबी को मापने के लिए। ठीक है ना? तो पूछा जाता है
कि भाई सापेक्ष गरीबी को मापने के लिए, जो सापेक्ष गरीबी है, इस सापेक्ष गरीबी को मापने के लिए, इस सापेक्ष गरीबी को मापने के लिए क्या किया जाता है, कितने जो है कि गुणांक हैं। तो सापेक्ष गरीबी को मापने के लिए सापेक्ष गरीबी को मापने के लिए, सापेक्ष गरीबी को मापने के लिए कितने वक्र, कितने विधियों का प्रतिपादन किया गया है? 2। पहली विधि कौन सी होगी? लॉरेंज वक्र। किसने दी थी? मैक्स और लॉरेंज ने। कब दी थी? 1905 में। गिनी गुणांक कोरेडो गिनी ने दिया। कब दिया था? 1912 में दिया था। वो है क्या है? गिनी गुणांक। अब देखो कि पहले देखते हैं कि भाई लॉरेंज वक्र होता क्या चीज है। बता दे इसको, लॉरेंज वक्र क्या है। देखो लॉरेंज वक्र क्या है, ये मैं एक ग्राफ बना रहा हूं, आपको भी रफ कॉपी में भी बना लीजिए। ये एक ग्राफ है, ठीक है ना। ये ग्राफ है BCD, BCD और ये है D, BCD, ठीक है ना। इस ओर जो है यहां मैं लिख रहा हूं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और क्या हो गया? 100। ये क्या है? ये सारे के सारे हैं जो मैंने इस ओर लिखा है। ये है आय प्राप्त करने वालों का संचयी प्रतिशत। क्या है ये? इस ओर आय प्राप्त करने वालों का, आय प्राप्त करने वालों का संचयी प्रतिशत, संचयी प्रतिशत। इस ओर क्या है? ये आय प्राप्त करने वालों का संचयी प्रतिशत, यानी यहाँ पे लोगों के कितने प्रतिशत लोग हैं। ये 10% लोग, 20% लोग, 30% लोग, 40% लोग, ठीक है। इधर भी आप देख लीजिए 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। ये यहाँ आय, यहाँ कुल प्राप्त आय का या कुल आय का संचयी प्रतिशत है। इसको यहाँ लिख लीजिए, कुल आय का, कुल आय का संचयी प्रतिशत, संचयी प्रतिशत। बनाते रहिए इसको। एक नीचे की तरफ क्या हो गया? आय प्राप्त करने वालों का संचयी प्रतिशत। और जो ये क्या है? BC रेखा पर क्या लिखा है? आय प्राप्त करने वालों का संचयी प्रतिशत है। और BT रेखा में क्या है? कि कुल आय का संचयी प्रतिशत है, ठीक है ना। देखना अब अगर देखो कि ये जो रेखा है, अगर हम कहेंगे कि एक रेखा ये है, ये रेखा है कि कौन सी रेखा है? यहाँ पे BD रेखा है। कौन सी रेखा है? BD रेखा। ये जो BD रेखा है, इस BD रेखा को कहा जाता है निरपेक्ष समता रेखा। इस रेखा को क्या कहा जाता है? निरपेक्ष समता रेखा कहा जाता है, निरपेक्ष समता रेखा। और इस ग्राफ में ये BD रेखा कितने डिग्री का कोण बना रही है? कितने डिग्री का कोण बना रही है नवीन? 45 डिग्री, 45 डिग्री का। 45 डिग्री का कोण क्यों बना रही है ये जानते हो? कि इसका मतलब ये है कि अगर ये 45 डिग्री का कोण बना रही है तो इसका मतलब ये है कि 10% लोग, कितने प्रतिशत लोग? 10% लोग कुल इनकम का 10% प्राप्त कर रहे हैं। क्या नहीं दिखाई दे रहा है? ठीक है ना।
कुल कुल कितने प्रतिशत लोग, कुल जो है कि 10% लोग 10% इनकम को क्या कर रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं। हाँ या ना, हाँ या ना, कुल कितने प्रतिशत लोग, ये 45 रेखा तभी बनेगी कुल 30% लोग जब कुल इनकम का कितना परसेंट प्राप्त करेंगे, 30% प्राप्त करेंगे, तभी ये 45 वाली रेखा बन पाएगी। जब कुल 50% लोग, इसका मतलब यहां पर इस 45 बीडी रेखा यदि 45 बन रही है तो निरपेक्ष समता रेखा यदि 45 डिग्री का कोण बना रही है तो इसका एक ही मतलब होता है, वो है सभी व्यक्तियों को समान आय प्राप्त हो रही है। 1% इनकम 1% व्यक्ति के पास, 2% इनकम 2% लोगों के पास, 3% इनकम 3% लोगों के पास, 10% इनकम 10% लोगों के पास, 50% इनकम 50% लोगों के पास, है ना। 100% इनकम 100% के पास ही होती है। तो अगर बीडी रेखा 45 डिग्री का कोण बना रही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति को समान आय प्राप्त हो रही है, एक जैसी इनकम प्राप्त हो रही है। इनकम का डिफरेंस क्या है, 0 है। ठीक है ना। इस रेखा को क्या कहते हैं, बीडी रेखा को निरपेक्ष समता रेखा कहते हैं। ठीक है, हाँ या ना, समझ गए। इतनी इस ग्राफ का, इस रेखा का मतलब समझ गए। यह रेखा क्या बता रही है कि सभी लोगों को क्या मिल रही है, समान आय प्राप्त हो रही है। है ऐसा होना हो सकता है। छोड़ो उस पर, क्यों नहीं हो सकता, हो सकता है लेकिन जरूरी नहीं है। हमने उस पर कोई वो एथिकल बातें हैं, छोड़ो, ये है। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि 40% लोगों के पास कुल इनकम का 20% हिस्सा है, कुल इनकम का 20% हिस्सा कितने लोगों के पास, 40%, ऐसे ही तो बनेगा ग्राफ। कुल इनकम का 10% हिस्सा कितने लोगों के पास है, 20% लोगों के पास। कुल इनकम का 60% हिस्सा ये 80% लोगों के पास है। कितने लोगों के पास है, 80% लोगों के पास है, ये है ना। और 100% लोगों के पास, अंत में ये यहीं जाएगा, 100% इनकम 100% लोगों के पास। तो इसका मतलब ये ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे, ऐसे और ऐसे, यही तो बनेगा, हाँ या ना। इस ग्राफ को ये हम क्या कहेंगे, यहां पे लॉरेंज वक्र, यही लॉरेंज वक्र है, यही क्या है, लॉरेंज वक्र है। ठीक है, ये लॉरेंज वक्र इस निरपेक्ष समता रेखा से जितनी दूर होगा उतनी ज्यादा ये गैप क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी जो ये छायांकित, जो ये मैं ये क्षेत्र बना रहा हूं, ये छायांकित क्षेत्र क्या हो जाएगा, उतना ज्यादा बड़ा हो जाएगा। हाँ या ना, हाँ या ना, सही कह रहा हूं भाई। अगर ये होता कि 10% इनकम जो है कि 50% लोगों के पास है तो ये ग्राफ यहां आ जाता, यहां ये रेखा यूं आ जाती, छायांकित क्षेत्र का दायरा क्या हो जाता, और बड़ा हो जाता। हाँ या ना, अरे हाँ या ना, हाँ या ना। ठीक, कि अगर हमने कहा कि ये जो दायरा है, अगर ये क्या हो जाता कि ये निरपेक्ष, ये जो अगर क्या होगा, ये जो छायांकित क्षेत्र का अगर बड़ा हो जाता तो इसका मतलब क्या होता है, आय की असमानता बहुत ज्यादा होती, विषमता ज्यादा होगी। अगर मैं ये कह दूं कि भाई 10% इनकम ये 30% लोगों की या 40% लोगों के पास है, ये लो,
तो ये ग्राफ यहां आ जाता, आता ना। और ये एरिया क्या, निरपेक्ष समता रेखा और लॉरेंज वक्र के बीच जो दूरी है वो दूरी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जितनी अधिक दूरी बढ़ेगी, याद रखना, उतनी आय की विषमता बढ़ेगी, यानी सापेक्ष गरीबी उतनी ज्यादा होगी। हाँ या ना, ठीक है ना। इस जो ये क्षेत्र है, जो ये यहाँ पे जो क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र, जो ये यहाँ पे क्षेत्र है, जो ये छायांकित क्षेत्र है, इसको कहते हैं ए। इसको क्या नाम कहा गया है, यहाँ पे ए कहा जाता है। ये छायांकित क्षेत्र को किससे दर्शाते हैं, ए से दर्शाते हैं। और ये निरपेक्ष समता रेखा से लॉरेंज वक्र जितनी ज़्यादा दूर होगा, ये छायांकित क्षेत्र ए उतना ही क्या होगा, बड़ा होगा, व्यापक होगा। हाँ या ना। इसका मतलब आय की विषमता क्या होगी, उतनी ज़्यादा होगी। आय की विषमता क्या होगी, उतनी ज़्यादा होगी। अगर लॉरेंज वक्र निरपेक्ष समता रेखा के ऊपर ही आ जाए, लॉरेंज वक्र इज इक्वल टू बी डी हो जाए, अगर ऐसा हो जाए लॉरेंज वक्र इज इक्वल टू बी डी, तो इसका मतलब क्या है, सबकी इनकम क्या हो जाएगी, एक समान हो जाएगी। और अगर ये हो जाए बी डी रेखा इज इक्वल टू अगर बीटी हो जाए, तो इसका मतलब क्या होगा, ये रेखा जो यूं पड़ी हुई है अगर ये सीधे खड़ी हो जाए, तो इसका मतलब क्या है, एक ही व्यक्ति के पास क्या हो जाएगी, 100% इनकम हो जाएगी। समझ गए। अगर बी डी इज इक्वल टू क्या हो जाए, बी टी हो जाए, तो मतलब क्या हो जाएगा, एक ही व्यक्ति के पास क्या आ जाएगी, सारी इनकम आ जाएगी। हाँ या ना, हाँ या ना। और अगर लॉरेंज वक्र निरपेक्ष समता रेखा के ऊपर आ जाए, तो इसका मतलब क्या होगा, सभी को एक समान इनकम प्राप्त हो जाएगी। लेकिन कभी बीडी रेखा बीसी हो सकती है, हैं? किसी को कुछ रहेगा ही नहीं ना। हो सकता है या नहीं हो सकता, बी डी इज इक्वल टू बी सी हो ही नहीं सकता है। चाहे 50 पैसा रहे इनकम, पूरे देश की इनकम 50 पैसा है, लेकिन वो भी अपने आप में क्या है, 100% है ना। और वो 100% इनकम है ना। तब भी इनकम तो होगी ना, ये इनकम है ना। तो याद रखना है, ये क्या है, इसको कहते हैं लॉरेंज वक्र। तो सापेक्ष गरीबी को मापने के लिए इस लॉरेंज वक्र को किसने दिया था, 1905 में मैक्स ओ लॉरेंज ने दिया था। किसने दिया था, मैक्स ओ लॉरेंज। ठीक। देखो गिनी गुणांक क्या होता है, गिनी गुणांक क्या होता है, गिनी गुणांक को प्रदर्शित करते हैं जी के माध्यम से। किसके माध्यम से प्रदर्शित करते हैं, जी के माध्यम से। और जी इज इक्वल टू होता है हमेशा कि छायांकित क्षेत्र, और छायांकित क्षेत्र क्या है यहां पे, अरे छायांकित क्षेत्र क्या है, छायांकित क्षेत्र क्या है, ए यार, छायांकित क्षेत्र क्या है, ए। और अपॉन आ जाएगा कि निरपेक्ष समता रेखा का नीचे का क्षेत्र। अपॉन क्या है, निरपेक्ष समता रेखा के नीचे का क्षेत्र, निरपेक्ष समता रेखा के नीचे का क्षेत्र, रेखा के नीचे का क्षेत्र। और निरपेक्ष समता रेखा के नीचे का क्षेत्र कितना है, बी सी डी, यही तो है, बी सी डी तो है निरपेक्ष समता रेखा के नीचे का क्षेत्र। तो ये है बी सी डी, ए अपॉन बी सी डी। जी इज इक्वल टू हमेशा क्या होता है, ए अपॉन बी सी डी। ठीक है ना। अगर जी इज इक्वल टू 1 आया, सॉरी जी इज इक्वल टू अगर क्या आया, 1 आया, तो इसका मतलब क्या होगा,
इसका मतलब क्या होगा, G इज इक्वल टू यदि 1 आया यानी A और BCD की वैल्यू बराबर है, तो इसका मतलब सभी को समान इनकम प्राप्त हो रही है। जो A है, A और BCD की वैल्यू हमेशा कब आएगी, एक जैसी, जब ये लॉरेंज वक्र इस निरपेक्ष समता रेखा के ऊपर होगा, है ना? हाँ या ना राकेश, गलत बोल रहा हूं मैं? ए क्या हो जाएगा, छायांकित क्षेत्र क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, अगर G इज इक्वल टू 1 आएगा तब कौन सी कंडीशन होगी, सर ये ए पॉइंट है ना, हाँ। सी पे होगा, ये ए पॉइंट क्या होगा, सी पे होगा, तब 1 आएगा। हाँ तब 1 आएगा, सही कह रहे हो। अगर G इज इक्वल टू 1 है तो इसका मतलब क्या होगा कि सारी की सारी इनकम एक ही व्यक्ति के पास होगी। हाँ ये छायांकित क्षेत्र अगर क्या हो जाएगा, ये यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, ये छायांकित क्षेत्र मतलब G इज इक्वल टू 1 कब होगा, जब क्या होगा, A की वैल्यू 100 और BCD की वैल्यू मतलब मान लीजिए 100, तभी तो होगा, ये 1 तभी होगा, ठीक है ना? तो BCD तो ये है, ये इसका मतलब छायांकित क्षेत्र A भी इतना ही होना चाहिए, तभी तो हो गया 100/100, तब आएगा ये 1, और ये 1 है तो इसका मतलब क्या है, असमानता सबसे अंतिम स्थिति में है, और असमानता सबसे अंतिम स्थिति में है का मतलब हुआ कि सारी की सारी इनकम किसके पास है, एक ही व्यक्ति के पास है। ठीक है, G इज इक्वल टू 1 की स्थिति वो है जब A/BCD क्या होगा, बराबर होगा। काट दो तो 1 आ जाएगा, और काट करके यदि 1 आ गया तो इसका मतलब एक व्यक्ति के पास ही सारी इनकम है। ठीक है, और अगर G इज इक्वल टू 0 आ जाए, अगर G इज इक्वल टू 0 आ जाए तो इस कंडीशन में A हो जाएगा क्या, 0, और अपॉन क्या हो जाएगा, BCD, तो इज इक्वल टू क्या निकलेगा, 0। तो इसका मतलब क्या हो गया, सबके पास क्या है, एक जैसी इनकम है। अब बताओ, पहली कंडीशन है ना, उसमें हमें बहुत मतलब इसके ऊपर डिसाइड हो जाएगा, तब एक व्यक्ति के पास वो होगा सारी। हम A बता रहे हैं, तुम G को ध्यान रखो, सिर्फ इतना ध्यान रखो कि G इज इक्वल टू अगर 1 है, 1 है, तो इसका मतलब एक ही व्यक्ति के पास सारी इनकम है। ठीक है, और G इज इक्वल टू यदि 0 है तो इसका मतलब क्या है, सभी लोगों को समान इनकम प्राप्त हो रही है। तो ये है पूरा, जिसको हम कहते हैं कि सापेक्ष गरीबी। ठीक है ना, इसको क्या कहते हैं, सापेक्ष गरीबी। लिखें इसको थोड़ा सा, तो कल लिखाया था, कुछ नहीं लिखाया था, फटाफट लिखना, बीच में लिखना गरीबी। जैसे ये लोग ना 1905 में 1912 सापेक्ष गरीबी को कर्व बना रहे हैं, क्या ये लोग उस टाइम कितने विकसित हो चुके हैं? और क्या, हम भी नहीं पीछे थे, हम लोग भी फिजिक्स में बहुत काम कर चुके। हमने तो आर्यभट्ट 0 तो हमने दिया था यार, आर्यभट्ट आज उसके अलावा कुछ नहीं दिया, क्यों नहीं दिया, बहुत कुछ दिया, उसके अलावा गीत गाए हमने और कुछ नहीं। हमने बहुत कुछ किया है, बस आपने इतिहास ठीक से नहीं पढ़ा। कंगना रनावत वाला इसके इतिहास मत पढ़ो तुम, सर उस पक्ष में बैठता भी नहीं मैं। आप ठीक से, हमने बहुत कुछ दिया है दुनिया को, हमने बहुत कुछ दिया है, बशर्ते हम उसको कैरी ऑन नहीं कर पाए हैं। लेकिन वह हड्डियों को जोड़ने की परंपरा जो विकसित की है वो हमारे यहाँ से होता है। हड्डियाँ टूटती थी, दुनिया के लोग हमारे यहाँ जुड़वाने आते थे।
आयुर्वेद हमने दिया है जिसको दुनिया पूरा आज जाने। उसको आगे डेवलप ज्योतिष हमने दिया है, नक्षत्रों को कैसे गणना होती है वो सब हमने दिया है। चलिए लिखना गरीबी, बीच में लिखना गरीबी, लिखना गरीबी से अभिप्राय वंचन से है। गरीबी से अभिप्राय वंचन से है। गरीबी से अभिप्राय वंचन से है, अर्थात जब किसी व्यक्ति को जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं, जब किसी व्यक्ति की जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं, जब किसी व्यक्ति की जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं जैसे रोटी, कपड़ा और मकान की पूर्ति नहीं हो रही है, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान की पूर्ति नहीं हो रही है, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान की पूर्ति नहीं हो रही है, तो उससे गरीब कहेंगे। और इस स्थिति को गरीबी कहा जाता है। और इस स्थिति को गरीबी कहा जाता है। पैरा चेंज करके लिखना। यूएनडीपी ने पैरा चेंज करके लिखना। पैरा कहाँ से चेंज करते हैं भाई? पैरा चेंज कहाँ से होता है? हाँ, यूएनडीपी ने गरीबी को दो रूपों में परिभाषित किया है। दो रूपों में परिभाषित किया है। नंबर 1, पहला कौन सा है? सापेक्ष गरीबी। सॉरी, सापेक्ष नहीं, पहला लिखना आय गरीबी। आय गरीबी, आय गरीबी क्या होती है? आय गरीबी लिखना। यूएनडीपी के अनुसार यदि किसी व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताओं, यूएनडीपी के अनुसार यदि किसी व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताओं यथा यानी जैसे, यूएनडीपी के अनुसार किसी व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताओं जैसे रोटी, कपड़ा और मकान की पूर्ति नहीं हो रही है, रोटी, कपड़ा, मकान की पूर्ति नहीं हो रही है, तो वह आय आधार पर गरीब माना जाएगा। तो वह आय रूप में गरीब है। तो वह आय रूप में गरीब है। नेक्स्ट लिखना। तो वह क्या है? आय रूप में गरीब है। अगला लिखना मानव गरीबी। मानव गरीबी लिखना। मानव गरीबी लिखना कि यदि किसी व्यक्ति को अच्छी शिक्षा, कौमा स्वास्थ्य सुविधाएं,
यदि किसी व्यक्ति ने अच्छी शिक्षा यदि किसी व्यक्ति को अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं और दीर्घ आयुता प्राप्त नहीं हो रही है और दीर्घ आयुता प्राप्त नहीं हो रही है, तो यूएनडीपी ने इसे मानव गरीब कहा है या मानव गरीबी कहा है। तो यूएनडीपी ने इसे मानव गरीबी कहा है। तो यूएनडीपी ने इसे मानव गरीबी कहा है। ठीक है, अब लिखना किनारे पे या बीच में लिखना गरीबी के प्रकार। गरीबी के प्रकार। लिखना ऐसे ही उतार दीजिए, सापेक्ष गरीबी, निरपेक्ष गरीबी, इसी को बना दीजिए। सापेक्ष गरीबी के नीचे लिखना, इसके नीचे लिख लेना विकसित देशों में पाई जाती है। निरपेक्ष गरीबी के नीचे लिखना विकासशील देशों में पाई जाती है। ठीक है, सापेक्ष गरीबी के नीचे एक और लाइन लिखना है, इसे समाप्त नहीं किया जा सकता है। और दूसरी तरफ लिखना, इसे समाप्त किया जा सकता है। समाप्त किया जा सकता है, हाँ है ना। किनारे पे लिखना सापेक्ष गरीबी, किनारे पे लिखना सापेक्ष गरीबी। लिखना यदि किसी समाज के 5 से 10% उच्च आय वर्ग वाले, फटाफट लिखो, यदि किसी समाज के 5 से 10% उच्च आय वर्ग वाले तथा उसी समाज के 5 से 10% निम्न आय वर्ग वाले तथा उसी समाज के 5 से 10% निम्न आय वर्ग वाले लोगों के मध्य आय की असमानता, किसी समाज के 5 से 10% उच्च आय वर्ग वाले तथा उसी समाज के 5 से 10% निम्न आय वर्ग वाले लोगों के मध्य आय के अंतर को ही या आय की विषमता को ही, इनकम की डिफरेंस को ही, आय की विषमता को ही सापेक्ष गरीबी कहा जाता है, है ना। सापेक्ष गरीबी कहा जाता है। सापेक्ष गरीबी को मापने के लिए, सापेक्ष गरीबी को मापने के निम्न दो क्या बोलेंगे, विधियां हैं। निम्न 2 विधियां हैं। नंबर 1 लिखना लॉरेंज वक्र, लॉरेंज वक्र लिखना। 1905 में मैक्स और लॉरेंज ने इस विधि को दिया था।
इसे निम्न वक्र द्वारा समझा जा सकता है। इसे निम्न वक्र विधि द्वारा समझा जा सकता है। नीचे से जगह छोड़ दो, इसको बना लेना, ठीक है। फिर थोड़ी जगह छोड़ करके लिखना। यदि बीडी रेखा बीटी हो जाए, बीडी रेखा बीटी हो जाए तो एक ही व्यक्ति के पास संपूर्ण इनकम होगी। फिर पैरा चेंज करके लिखना। बीडी रेखा निरपेक्ष समता रेखा है। निरपेक्ष समता रेखा है जो 45 डिग्री का कोण बनाती है। जो 45 डिग्री का कोण बनाती है। इससे यह ज्ञात होता है, इससे यह ज्ञात होता है कि सभी लोगों को समान आय प्राप्त हो रही है। कि सभी लोगों को समान आय प्राप्त हो रही है। नेक्स्ट लिखना। नेक्स्ट लिखना। निरपेक्ष समता रेखा के नीचे के, दूसरा पॉइंट लिखना। नेक्स्ट पॉइंट मतलब निरपेक्ष समता रेखा के नीचे का छायांकित क्षेत्र ए है, जो आय की विषमता को दर्शाता है। आय की विषमता, इसी में लिखना, आय की विषमता जितनी अधिक होगी, आय की विषमता जितनी अधिक होगी, लॉरेंज वक्र निरपेक्ष समता रेखा से, लॉरेंज वक्र निरपेक्ष समता रेखा से उतनी ही दूर होगा, उतनी ही दूर होगा। फटाफट लिखना। उतनी ही क्या होगा? दूर होगा। नेक्स्ट लिखना गिनी गुणांक। गिनी गुणांक देखना 1912 में कोरेडो गिनी ने इस गुणांक को दिया था। 1912 में कोरेडो गिनी ने इस गुणांक को दिया था। सापेक्ष गरीबी को मापने का यह सर्वोत्तम विधि है। सापेक्ष गरीबी को मापने की यह सबसे प्रचलित विधि है। विधि है। नीचे से लिखना गिनी गुणांक G इज इक्वल टू छायांकित क्षेत्र ए अपॉन निरपेक्ष समता रेखा के नीचे का क्षेत्र, निरपेक्ष समता रेखा के नीचे का क्षेत्र BCD। नीचे से लिखना यदि G इज इक्वल टू 1 है तो इसका मतलब
सभी लोगों को समान इनकम प्राप्त हो रही है? नहीं, संपूर्ण इनकम एक ही व्यक्ति के पास है। G इज इक्वल टू 1 है तो संपूर्ण इनकम एक ही व्यक्ति के पास है। और यदि G इज इक्वल टू 0 है, और यदि G इज इक्वल टू 0 है तो सभी लोगों को समान इनकम प्राप्त हो रही है। तो सभी लोगों को समान इनकम प्राप्त हो रही है। ठीक है, बस। तो इसको यहाँ तक कल पढ़ के आना। कल हम निरपेक्ष गरीबी और भारत में गरीबी बताएंगे। ठीक है, हाँ ठीक है, थैंक यू।